जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे लीज अपने स्ट्रेटिक फाइनेंस में लीज के चैप्टर पे, और हम इसी में डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो फिर हम डिस्कस कर रहे हैं लीज की डिफरेंट टाइप्स को। तो हमने सबसे पहले ऑपरेटिंग लीज को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने फाइनेंशियल लीज को डिस्कस किया, और उसके बाद हम फाइनेंशियल लीज की जो सब टाइप हैं उसमें पहली सब टाइप हमारे पास सेल एंड लीज बैक, हमने इसको डिस्कस किया। और उसके बाद जो सेकंड सब टाइप है फाइनेंशियल लीज की, वो हमारे पास है लीवरेज लीजेस। सो अ लीवरेज लीज, सर सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इंफॉर्मेशन लीवरेज लीजेस। सो अ लीवरेज लीज इज अनदर टाइप ऑफ फाइनेंशियल लीज। तो ये फाइनेंशियल लीज की सेकंड सब टाइप है। इट इज ए थ्री साइडेड अरेंजमेंट बिटवीन द लेसी, द लेसर एंड द लेंडर। तो अभी तक हमने जितनी टाइप की बात की उसमें या तो लेसी है और लेसर है, इसमें थर्ड पार्टी जो है वो लेंडर होगा। इससे पहले कि हम इसके पॉइंट को डिस्कस करें, लिबरल डीज का मतलब क्या है कि लेसर के पास कंप्लीट फाइनेंसिंग मौजूद नहीं है कि वो एसेट को परचेज कर सके। वो क्या करेगा, वो कुछ कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से डालेगा और बाकी जो है वो लेंड करेगा, अमाउंट बारो करेगा, बारो करेगा किसी लेंडर से। वो कोई बैंक हो सकता है, कोई फाइनेंशियल कंपनी हो सकती है, कोई भी दूसरी कंपनी जो है वो वहां से फंडिंग लेगा और उस एसेट को जो है वो परचेज करेगा, और उसके बाद जो है वो एसेट आगे जो है वो लेसी को दे देगा। तो इस वजह से यहाँ पे तीन पार्टीज हो जाएंगी आपके पास, लेसर, लेसी एंड लेंडर। तो जो है वो यहाँ पे थ्री पार्टी जो है वो आपके पास आ जाती हैं, जिसमें एक पार्टी जो है वो हमारे पास लेंडर की होगी, सेकंड पार्टी लेसर होगा, और थर्ड पार्टी जो है वो हमारे पास लेसी की होगी। So it is a three-sided arrangement. So the first point, the lessor owns the asset and for a fee allows the lessee to use the asset. तो इसमें जो ओनरशिप क्लेम होगा, ओनरशिप जो है वो लेसर की होगी। लेसर उस एसेट को ऑन करेगा और वो लेसी को यूज के लिए देगा, और उससे जो है वो लीज पेमेंट लेता रहेगा। सेकंड पॉइंट, द लेसर बोरोज टू पार्शली फाइनेंस द एसेट। वो कुछ अमाउंट बोरो करेगा उस एसेट को फाइनेंस करने के लिए। एंड थर्ड पार्टी इज लेंडर। द लेंडर टिपिकली यूज अ नॉन रिकोर्स लोन। दिस मीन्स that the lessor is not obliged to the lender in case of a default by the lessee. तो इसमें जो है जो लेंडर होता है वो थर्ड पार्टी है और उसका नॉन रिकोर्स लोन होता है। नॉन रिकोर्स लोन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर लेसी ने डिफॉल्ट किया तो लेसर जो है उसकी लायबिलिटी नहीं होगी कि वो लेंडर को पेमेंट करे, लेकिन उसके अगेंस्ट लेंडर को क्या उसमें बेनिफिट, फिर लेंडर की प्रोटेक्शन कैसे होगी? लेंडर की प्रोटेक्शन फिर इस तरह से होगी कि फिर दरमियान में से लेसर जो है वो निकल जाएगा और लेंडर खुद जो है उस एसेट को टेक ओवर कर सकता है। फिर उस पर जो ऑनरशिप क्लेम होगा, अगर लेसर दरमियान में से निकल जाता है, वो कहता है मैं पेमेंट नहीं कर सकता क्योंकि लेसी पेमेंट नहीं दे रहा, तो फिर लेंडर खुद आगे आएगा और वो उस लेसी के साथ नेगोशिएट करेगा, या तो वो लेसी फिर उसको पेमेंट करनी शुरू करेगा, या जो है वो उस हैंडर को उस एसेट को टेक ओवर कर लेगा और वो एसेट जो है उसकी ऑनरशिप में जो है वो चला जाएगा। ये हमारे पास सोच है। सो हाउएवर द लेंडर इज प्रोटेक्टेड इन टू वे। तो लेंडर को यहाँ पे दो तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। फर्स्ट वन इज द लेंडर हैज अ फर्स्ट लीन ऑन द एसेट। जो लेंडर होगा उसका फर्स्ट राइट होगा एसेट के ऊपर। तो मीन्स अगर लेसी पेमेंट नहीं करता तो वो लेसर जाके फिर वो एसेट नहीं उठाएगा, लेसर उस एसेट के ऊपर क्लेम नहीं करेगा, फिर लेंडर जो होगा वो उस एसेट के ऊपर क्लेम करेगा। लेसर सिर्फ उस वक्त क्लेम करेगा अगर वो लैंडर को कहता है जी ठीक है आपकी पेमेंट मैं आपको दूंगा, तो लेसर जो है उस एसेट को क्लेम कर सकता है। इन द इवेंट ऑफ लोन डिफॉल्ट, अगर लोन डिफॉल्ट हो जाता है, द लीज पेमेंट्स आर मेड डायरेक्टली टू द लैंडर। मीन्स जो लेसर है वो लैंडर को पेमेंट्स नहीं करता और लोन डिफॉल्ट हो गया, तो उस में फिर लेसर दरमियान में से निकल जाएगा और जो लेसी होगा
वो लीज पेमेंट्स डायरेक्टली लैंडर को करेगा। तो यहाँ पे ये दो राइट्स होते हैं लैंडर के पास कि अगर लेसी डिफॉल्ट करेगा तो उसका फर्स्ट राइट होगा एसेट के ऊपर, और अगर लेसर डिफॉल्ट करता है तो लेसर दरमियान में से निकल जाएगा और लेसी डायरेक्टली लीज पेमेंट करेगा लैंडर को। तो द लेसर puts up only part of the funds but gets the lease payments and all the tax benefits of the ownership। इसमें लेसर को क्या फायदा होता है? लेसर पार्शियल फंडिंग देता है एसेट की, लेकिन वो लीज पेमेंट्स भी लेता है और उसके साथ साथ जो टैक्स बेनिफिट्स होते हैं वो भी लेता है कि उसने इंटरेस्ट पे करना है लैंडर को, तो वो इंटरेस्ट डिडक्ट हो जाएगा और आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो कम हो जाएगी। द लीज पेमेंट्स आर यूज्ड टू पे द डेट सर्विस ऑफ द नॉन रिकोर्स लोन, और वो लीज पेमेंट को यूज जो पेमेंट आएगी आगे वो जो डेट लिया होगा उसके इंटरेस्ट के तौर पे पे होते रहेंगे। एंड द लेसी बेनिफिट्स बिकॉज इन ए कंपैरेटिव मार्केट द लीज पेमेंट इज लोअर्ड व्हेन द लेसर सेव्स टैक्सेस। इसमें लेसी को बेनिफिट क्या होता है कि जब लेसर को टैक्स बेनिफिट मिल रहा होगा कि इंटरेस्ट है और वो उसकी अमाउंट टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, तो वो लीज पेमेंट थोड़ी सी कम हो सकती है कंपैरेटिव मार्केट में। तो इसमें लेसर को भी बेनिफिट मिल रहा होता है, इसमें जो है वो लेसी को भी बेनिफिट मिल रहा होता है, और लैंडर भी प्रोटेक्टेड होता है इन 2 वेज में। हमने लीज टाइप्स को डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास लीज टाइप्स कौन कौन सी है ना, और द सेकंड टॉपिक इज अकाउंटिंग एंड लीजिंग। हम इसमें देखेंगे कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिंग की जो ट्रांजेक्शन है उनके किस तरह से उसको अकाउंटिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कैसे उसकी रिकॉर्डिंग होती है। सो इन द ओल्डर डेज लीजेस लेड टू ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। 1979 से पहले तक जो है जो लीज एग्रीमेंट्स होते थे ये ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग कंसीडर किए जाते थे। इसका मतलब ये था कि उस 1979 तक जो है आपको अपने लीज एग्रीमेंट को बैलेंस शीट के अंदर शो करने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद जो नोट्स देते हैं उसके अंदर लीजिंग का एक टैब बना के जो है बता देते थे कि ये हमारे लीज एग्रीमेंट है। लेकिन उससे बहुत सारे इश्यूज होते थे कि अगर आपने एसेट को बाय किया हुआ है और उसके अगेंस्ट आपका डेट या इक्विटी आ गई है तो वो बैलेंस शीट थोड़ी सी वीक हो जाती थी। और अगर आपने लीजिंग कर ली हुई है तो लीजिंग को आपने बैलेंस शीट में शो ही नहीं किया और उसके अगेंस्ट जो डेट लिया या इक्विटी वो भी आपको शो नहीं करनी पड़ी, और बड़े आराम से आपने जो है ना लीज एग्रीमेंट एक छोटे से नोट के अंदर लिख दिया और जिसको शायद कोई पढ़ेगा भी नहीं हो गया। तो इस वजह से हिस्टोरिकली जो लीजिंग थी उसको ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग समझा जाता था कि वैसे फाइनेंसिंग क्या है कि या तो डेट लें या इक्विटी लें, और जब भी आप डेट या इक्विटी लेते हैं तो आपकी वो बैलेंस शीट के अंदर जो है वो शो होती थी अमाउंट। और लेकिन अगर आपने लीजिंग कर ली तो लीजिंग आपने बैलेंस शीट में शो ही नहीं की और लोगों को पता भी नहीं चला और आपकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग शो होती थी। तो अगर हम दो कंपनीज लेते जिसमें से एक कंपनी ने बाय की है और फाइनेंसिंग की है डेट या इक्विटी में, तो उसकी बैलेंस शीट थोड़ी सी वीक हो जाती थी, और दूसरी कंपनी ने लीज की है तो बैलेंस शीट में शो ही नहीं होती थी और वो एक नोट के अंदर शामिल हो जाती थी और उसकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग लगती थी। तो इन 1979 the Canadian Institute of Chartered Accountants implemented new rules for lease accounting according to which financial leases must be capitalized। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं जी ये जो फाइनेंशियल लीज है ना आपकी इसको कैपिटलाइज करना चाहिए, और अगर आपकी कैपिटल लीज है तो वो बैलेंस शीट में शो होगी। तो कैपिटल लीजेस अपीयर ऑन द बैलेंस शीट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स अपीयर ऑन बोथ साइड। तो जो कैपिटल लीज हम देखेंगे, कैपिटल लीज की हम कैरेक्टरिस्टिक्स को बात करेंगे कि कैपिटल लीज को क्या मतलब है। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी कैपिटल लीज है तो आपने उसको बैलेंस शीट में शो करना है। अब कैसे शो करना है कि जो आपकी लीज पेमेंट्स होंगी, जितनी भी फ्यूचर में आपने लीज पेमेंट्स करनी है उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उस प्रेजेंट वैल्यू को आप एसेट साइड पे भी शो करेंगे इन द एसेट लीज एसेट पे, और उसके साथ साथ लायबिलिटी साइड पे आप लीज लायबिलिटी के तौर पे भी शो करेंगे। सो दैट इज अकाउंटिंग एंड लीजिंग। ये हमने कुछ एग्जांपल ली है जिसके अंदर हम बात करेंगे कि बैलेंस शीट में ये कैसे शो होगी। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज ट्रक इज सपोज एक कंपनी है और उसको एक ट्रक रिक्वायर्ड है
तो पहली ऑप्शन तो ये है कि वो उस ट्रक को परचेज कर लें, और सपोज उनके पास लैंड मौजूद है 1 लाख की, और 1 लाख का ट्रक आना है, $1 लाख का, लेकिन अब ट्रक को परचेज करने के लिए उनके पास कैश नहीं है, तो वो या तो वो डेट ले सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बैलेंस शीट में वो कैसे शो करेंगे, लैंड 1 लाख और इसके अगेंस्ट उनके पास इक्विटी थी, देन ट्रक 1 लाख का परचेज किया और उसके अगेंस्ट उन्होंने डेट ले लिया 1 लाख का, तो टोटल एसेट भी 2 लाख शो होंगे और डेट एंड इक्विटी भी शो होगी 2 लाख की। ये है व्हेन द ट्रक इज परचेज्ड, अगर आपने ट्रक को परचेज किया। द सेकंड वन इज ऑपरेटिंग लीज, अगर आप ट्रक को ऑपरेटिंग लीज पे ले लेते हैं, तो ऑपरेटिंग लीज को जो है वो आप बैलेंस शीट में शो नहीं करते, इसको आप नोट्स के अंदर शो करते हैं। तो ट्रक वुड बी 0, लैंड वुड बी 1 लाख, टोटल एसेट वुड बी 1 लाख, डेट वुड बी 0, क्योंकि ये डेट आपने ऑपरेटिंग लीज के लिए लिया है तो शो करने की जरूरत नहीं है आपको। देन देयर वुड बी इक्विटी ऑफ 1 लाख एंड टोटल डेट एंड इक्विटी इज 1 लाख। क्योंकि आपने ऑपरेटिंग लीज ली है तो यहाँ पे जो है आपका डेट नहीं होगा, आपको डेट नहीं लेना पड़ा, डेट 0 लेगा, ट्रक को आपको शो करने की जरूरत नहीं है, ऑपरेटिंग लीज है, तो यहाँ पे भी दोनों साइड पे अमाउंट 1 लाख रहेगी। और अगर आपकी है कैपिटल लीज, तो कैपिटल लीज में आप अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक आपको उसको बैलेंस शीट में दोनों साइड पे शो करना है। तो आप क्या लिखेंगे, एसेट लीज्ड, कि आपने एक एसेट लीज किया हुआ है, वो ब्रैकेट में ट्रक भी लिख सकते हैं, एसेट लीज 1 लाख, लैंड 1 लाख, तो ये हो जाएंगे टोटल एसेट्स 2 लाख है। और उसके बाद आप लायबिलिटी साइड ऑब्लिगेशंस अंडर कैपिटल लीज शो करेंगे, ये आपकी लायबिलिटी होगी 1 लाख, इक्विटी 1 लाख, टोटल डेट एंड इक्विटी 2 लाख। तो ये अब अकाउंटिंग मुताबिक अगर आप चाहे उस एसेट को परचेज करें तो भी आपकी दोनों साइड का टोटल 2 लाख आएगा, अगर आप उस एसेट को कैपिटल लीज के तौर पे लेंगे तो भी आपका जो है वो दोनों जो साइड्स हैं वो 2 लाख ही आएंगी। सिर्फ ऑपरेटिंग लीज में जो है वो आपकी दोनों साइड्स 1 लाख रहेंगी। अब कैपिटल लीज होगी क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर आपकी इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाती है, देयर आर 4 कंडीशन, अगर इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी होगी ना तो कैपिटल लीज होगी, वो ऑपरेटिंग लीज नहीं रहेगी। फर्स्ट कंडीशन, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट इज एट लीस्ट 90% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एट द स्टार्ट ऑफ द लीज। जब आप लीज स्टार्ट कर रहे होंगे तो उस टाइम पे उस एसेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू है, अगर आपकी जो लीज पेमेंट है उसका 90% है, मीन सपोज एसेट 1 लाख है और अगर आपकी लीज पेमेंट 90,000 है, 90% हो जाती है, तो 1 लाख का 90% कितना बनेगा, 90,000। अगर आपकी लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू 90% है, 90,000 है, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ कैपिटल। सेकंड वन, द लीज ट्रांसफर्स ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी टू द लेसी बाय द एंड ऑफ द टर्म ऑफ द लीज। जब लीज एग्रीमेंट खत्म होगा उस टाइम पे जो ओनरशिप है वो लेसी को ट्रांसफर हो जाएगी। वही चीजें जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, अगर लीज एग्रीमेंट के मुताबिक जब लीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा और ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर हो जाएगी तो इट वुड बी रिगार्डेड एज अ कैपिटल लीज, ऑपरेटिंग लीज नहीं रहेगी। थर्ड वन, द लीज टर्म is 75% और मोर ऑफ द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। तो उस एसेट की जो इकोनॉमिक लाइफ है, लीज टर्म जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है उसकी लाइफ का 75% है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सपोज इस एसेट की जो ट्रक है, हम सपोज कर देते हैं जी इसकी लाइफ 10 ईयर्स है, तो जो लीज एग्रीमेंट है इसका कम से कम 75% होना चाहिए। 10 ईयर मीन अगर ये एसेट जो है वो 7.5 ईयर से ज्यादा का एग्रीमेंट है, सपोज आपका एग्रीमेंट 8 ईयर्स का है, आपने 8 ईयर्स के लिए लीज किया होगा, तो टोटल लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स, और आपका 80% लाइफ का एग्रीमेंट है, तो भी ये कैपिटल लीज कंसीडर होगी। एंड द फोर्थ वन, द लेसी कैन परचेज द एसेट at a price below fair market value when the lease expires. So this is frequently called a bargain purchase price option. अगर आपके पास bargain purchase price option है, bargain purchase price option क्या है कि जब आपने लीज एग्रीमेंट लिखा तो आपने ये कहा कि जी लेसी जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, अगर लेसी चाहे तो जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी जब लीज एक्सपायर होगी, सपोज 8 साल की लीज है, तो हमने कहा जी 8 साल के बाद इतनी प्राइस पे लेसी परचेज कर सकता है, और वो प्राइस जो है फेयर मार्केट वैल्यू उस टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा कम है, तो भी ये कैपिटल लीज होगी।
तो अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन जो है आपकी फुलफिल होती है तो जो आपका लीज एग्रीमेंट होगा उसको कैपिटल लीज कंसीडर किया जाएगा, उस टाइम पे उसको ऑपरेटिंग लीज है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा।